हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एमपीएस 004 का ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके जून 2026 सेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। अगर आपको एमपीएस 004 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे स्कॉलरली माइंड्स की टीम को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ये कि 31 जुलाई आपका आई थिंक लास्ट डेट है आपका एग्जाम फॉर्म का सबमिशन का, सॉरी एग्जाम फॉर्म नहीं, री रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो आपको अपने सेकेंड ईयर में अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लेना है और अपने 8 सब्जेक्ट्स को चूज कर लेना है। सब्जेक्ट्स को चूज करते वक्त आपको अपने वो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं जो कि आपके लिए स्कोरिंग हो, जिन सब्जेक्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, रैंडमली आप सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी चूज नहीं करोगे, रैंडम काम आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। साथ ही साथ अगर आपको सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगा तो उसके लिए भी आप हमारे नंबर को अपने डिवाइस में सेव कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप इग्नू के स्टूडेंट हो तब तक के लिए आप स्कॉलरली माइंड्स को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको बाई कैमरलिज्म पे शॉर्ट नोट लिखना है। तो बाई कैमरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे जो पार्लियामेंट होता है आपका दो भागों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, क्या होता है बाई कैमरलिज्म, जहाँ पे हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें हमें 2 हाउसेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि इंडिया में आपके 2 हाउसेस हैं, एक है लोकसभा और दूसरा क्या है आपका राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा एंड दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राज्यसभा हो जाएगा, और इसे ही बाई कैमरलिज्म कहा जाता है। तो द्विसदन व्यवस्था वह विधायिका व्यवस्था है जिसमें संसद के 2 सदन होते हैं, सामान्यतः एक सदन जनता का तथा दूसरा राज्यों या क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसमें आपका लोकसभा है यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, दूसरा आपका राज्यसभा है यानी काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है जेम्स वायर्स के द्वारा। वो कहते हैं कि द्विसदन व्यवस्था क्या है, द्विसदन व्यवस्था कानूनों पर गहन विचार विमर्श को सुनिश्चित करती है तथा जल्दबाजी में कानून बनने से रोकती है। तो ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, जब भी हमारे देश में कानून बनता है तो वो 2 सदनों से होकर गुजरता है, वहां पे बेटर डेलिब्रेशन हो पाता है और हैस्टी लेजिस्लेशन को प्रिवेंट किया जाता है। तो आपके जो 2 हाउसेज हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाई कैमरलिज्म के फीचर होते हैं, तो लेजिस्लेचर में आपका अपर हाउस और लोअर हाउस होता है और बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। लोअर हाउस लोगों को रिप्रेजेंट करता है और अपर हाउस में आपके स्टेट्स और रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। चेक्स एंड बैलेंसेस का ये काम करते हैं। तो जो सेकंड हाउस है वो रिव्यू करता है बिल्स को पास बाय द फर्स्ट हाउस, रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ द मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स के चांस कम होते हैं, गुणवत्तापूर्वक कानून यहाँ पे बनाए जाते हैं। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस बाई कैमरलिज्म के? पहला कि जल्दबाजी में ये कानून बनने से रोकता है, बेटर डिबेट और डिस्कशन यानी विचार विमर्श हो पाता है, और जो अलग अलग आपके स्टेट्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके हितों की रक्षा हो पाती है, और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, यानी कि जो लॉ मेकिंग है वो स्लो हो जाती है और मोर एक्सपेंसिव होता है दो हाउसेस को मेंटेन करके रखना। कभी कभी हमें दोनों हाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल एट द कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि बाई कैमरलिज्म एक इम्पॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का। ठीक है, तो द्विसदन व्यवस्था लोकतांत्रिक शासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन को क्या करती है, कानून की गुणवत्ता को इम्प्रूव करती है, वाइडर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करती है और चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करती है। ऑल्दो यहाँ पे डिसीजंस में हमें डिले देखने के लिए मिलता है, बट ओवरऑल गाइस ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बाय मेकिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मोर बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, लोकतंत्र को ज्यादा उत्तरदायी बना रही है, संतुलित बना रही है और समावेशी बना रही है। फिर हमें ह्यूमन राइट्स के मीनिंग पे एक नोट लिखना है। तो ह्यूमन राइट्स गाइस आपके जो बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स होते हैं, जहाँ पे एवरी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। ठीक है, क्योंकि वो एक मनुष्य है तो ये उनको मानव होने की वजह से मिलते हैं।
ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, न्याय ये सब प्रदान करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसका डेफिनेशन दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स दैट आर inherent to all human beings regardless of race, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और जो भी उनका स्टेटस है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या कोई भी अन्य स्थिति कुछ भी हो। तो ह्यूमन राइट्स के कुछ फीचर्स है, यानी कि ये यूनिवर्सल है, बिलोंग्स टू एवरी ह्यूमन बीइंग, इनएलिएनेबल होते हैं यानी कि दे कैन नॉट बी टेकन अवे, एंड इक्वल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं और ह्यूमन डिग्निटी के लिए एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, सम्मान, स्वतंत्रता और गरिमा को सुनिश्चित करते हैं। सभी व्यक्तियों को ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होते हैं। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स? तो राइट टू लाइफ, इक्वालिटी, फ्रीडम, एजुकेशन, टू वर्क, ये सारे आपके ह्यूमन राइट्स के एग्जांपल्स हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं, इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करते हैं, साथ ही साथ किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, तो भेदभाव और ये गाइस क्या कर रहे हैं, शोषण को ये रोकते हैं, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को यहाँ पे ह्यूमन राइट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, पीसफुल और इंक्लूसिव जो आपकी सोसाइटी है उसके निर्माण में भी सहायता करते हैं। तो ओवरऑल ह्यूमन राइट्स आर द फाउंडेशन, एक जस्ट, डेमोक्रेटिक और सिविलाइज सोसाइटी की फाउंडेशन है। ठीक है, तो मानव अधिकार एक न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक एवं सभ्य समाज की आधारशिला है। ये प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, गरिमा प्रदान करते हैं तथा शांति, न्याय और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, फॉर पीस, जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। संविधानवाद क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और आपको यूएसए और ब्रिटेन का कॉन्टेक्स्ट लेकर इस आंसर को लिखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है आज के समय की डेमोक्रेसी का। इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है, ध्यान से सुन लो क्या होता है इसका मतलब, it means that the government is limited by the constitution and all organs of the state must function according to the rule of law। rule of law के हिसाब से जो स्टेट के आपके ऑर्गन्स हैं वो काम करेंगे। ठीक है, तो संविधानवाद आधुनिक लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि सरकार संविधान द्वारा सीमित होती है तथा राज्य के सभी अंग विधि के शासन के अनुसार कार्य करते हैं। संविधानवाद का मूल उद्देश्य सीमित सरकार, मौलिक अधिकारों की रक्षा और शक्तियों का विभाजन। ठीक है, क्या है संविधानवाद का उद्देश्य? देखो, लिमिटेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड होना चाहिए, नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, तो यही सारी चीजें आपके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंतर्गत आती हैं। विद सम मोर पॉइंट्स आप इसको समझ पाओगे, उससे पहले कुछ डेफिनेशंस को जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गाइस क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, क्या है, एक सिस्टम है जो कि रिस्ट्रेंट लगाता है सरकार के एक्शंस पे। ठीक है, सरकार की शक्तियों पर एक प्रकार का जो प्रभावी नियंत्रण है वो संविधानवाद के द्वारा स्थापित होता है। दूसरा, वेड एंड फिलिप्स के अनुसार जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इसका मतलब होता है government according to the constitution rather than the arbitrary will of rulers। तो संविधानवाद का अर्थ है शासन संविधान के अनुसार चले, ना कि शासकों की मनमर्जी के अनुसार चले। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रूल ऑफ लॉ को लेकर आना, सरकार की पावर्स को लिमिट करना, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को ये इंश्योर करता है, डिक्टेटरशिप और मिसयूज ऑफ पावर को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नाउ यू हैव टू राइट द वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि आपके इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट है आपका रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन। हर एक सिटीजन, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट टू द लॉ। इसमें लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है, यानी कि सरकार अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन के सुप्रीमेसी की बात होती है, यानी कि सबसे ऊपर संविधान होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। जुडिशियरी अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और जो सरकार का उत्तरदायित्व है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जो है सरकार की, वो यहाँ पे इंश्योर करने की बात होती है।
सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमें यूएसए में देखने के लिए मिलता है. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज रिगार्डेड एज द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बिकॉज इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का सबसे पुराना लिखित संविधान है, उनके पास रिटन है और विस्तृत है. वहां पे जो संविधान है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम है और कोई भी कानून उसको क्या नहीं कर सकता, वायलेट नहीं कर सकता. शक्तियां बटी हुई हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में, और हर एक ऑर्गन दूसरे की पावर पे चेक्स लगाता है. जुडिशियल रिव्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास वहाँ पे अवेलेबल है और जुडिशियल रिव्यू में वो किसी भी कानून का पुनर्वलोकन करते हैं और असंवैधानिक कानूनों को जो सुप्रीम कोर्ट है वो निरस्त कर सकते हैं. देन वी हैव फेडरलिज्म. तो पावर्स डिवाइडेड है, फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में बिल ऑफ राइट्स है. तो फर्स्ट एंड अमेंडमेंट्स गारंटी देते हैं नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स का. देन यू हैव टू राइट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द ब्रिटेन. तो ब्रिटेन का एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ब्रिटेन भी कोई भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बल्कि उसको फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का बर्थ प्लेस माना जाता है. तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, जैसे संसद में विभिन्न कानून बनाए गए, कोई कॉमन लॉ, न्यायिक निर्णय, संवैधानिक परंपराएं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, इन सब के आधार पर उसका संविधान टिका हुआ है. ठीक है, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस पे. तो इसके फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट है. ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं तो ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च विधि निर्माता है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे हमें रूल ऑफ लॉ देखने के लिए मिलता है. पार्लियामेंट में सोवरेनिटी हमें देखने के लिए मिलती है और काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, वो कन्वेंशंस पे बेस्ड हैं. ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट के लिए. इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हम वहाँ पे देखते हैं जो कि इंश्योर करती है जस्टिस को, नागरिकों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. और एक लचीला संविधान. तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को बाय लॉ अमेंड किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी लॉ. देन यू हैव टू राइट अ कंपैरिजन बिटवीन द टू. ब्रिटेन का अनरिटन है, यूएसए का रिटन है. और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम होता है यूएसए में, लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है. गवर्नमेंट में यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है, यहाँ पूरी पार्लियामेंट है. स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू की पावर यूएसए में देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है. ब्रिटेन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है अगर हम ब्रिटेन के संविधान में देखें, और यूनिटरी फीचर्स हैं, जबकि आपके यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है, रिजिड है अमेंडमेंट करना भी, और फेडरल सिस्टम हम वहाँ पे देखते हैं. तो यूएसए की स्ट्रेंथ्स की जब मैं बात करती हूँ तो वहाँ पे संविधान के जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल गार्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, पर वीकनेस ये है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट और कांग्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. सेम ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और इवोल्यूशन हुआ है उसका धीरे धीरे विभिन्न कन्वेंशंस के माध्यम से, बट वहाँ पे कोई भी सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और सारे जो राइट्स हैं वो डिपेंड करते हैं पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन पे. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, अथॉरिटेरियन रूल को रोकता है, कानून का शासन बना के रखता है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक डेमोक्रेटिक जो गवर्नेंस है ना, उसका क्या होता है गाइज, सोल होता है, क्योंकि ये जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है पॉलिटिकल पावर को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तरह. ठीक है, फिर आपको मेन बेनिफिट्स बताने हैं रीजनल इंटीग्रेशन के फॉर स्टेट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली. तो एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन में जो रीजनल इंटीग्रेशन है एक इम्पॉर्टेंट फीचर बनता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का. ठीक है, तो वैश्वीकरण के युग में क्षेत्रीय एकीकरण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन गया है. इसका अर्थ है कि पड़ोसी देश जो होते हैं ना, वो व्यापार, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करते हैं. जैसे कि आपके अलग अलग संगठनों के माध्यम से आसियान के नेशंस एक दूसरे को सहयोग करते हैं, सार्क की कंट्रीज एक दूसरे को सहयोग करती हैं, यूरोपियन यूनियन करते हैं, अफ्रीकन यूनियन हो गया. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रोसेस है जहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज गाइस कोऑपरेट कर रहे हैं वेरियस फील्ड्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, अलग अलग फील्ड्स में ये क्या कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं. तो रीजनल इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है. ओवरऑल क्या है गाइस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच नेबरिंग कंट्रीज reduce economic or political barriers and work together for peace, development and mutual prosperity.
ठीक है, तो रीजनल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स क्या है? इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, अलग अलग जो नेशंस हैं हमें सब में ही देखने के लिए मिलती है फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। जैसे आसियान के संगठन वाले आपके देश हैं, तो वो एक दूसरे को अलग अलग लेवल्स पे सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी, बड़े बाजार तक उनकी पहुंच होगी, छोटी कंट्रीज की बड़ी कंट्रीज की बाजार तक पहुंच होगी, कल्चरल एक्सचेंज होगा, टेक्नोलॉजीज का एक्सचेंज होगा, और जो एक इंटरनेशनल पोजीशन है वहां पे इन फोरम्स के माध्यम से बन पाएगी। तो रीजनल इंटीग्रेशन के बेनिफिट्स हैं, एक तो ये रीजनल सहयोग लाने में हेल्प करता है, मतलब कि जो पड़ोसी देशों के विवाद वगैरह होते हैं वो यहाँ पे कम हो पाते हैं, उनमें बातचीत संवाद वगैरह बढ़ता है, एक कॉमन मार्केट क्रिएट होती है जिससे कि सबका कलेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। साथ ही साथ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कॉमन है लाइक क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, टेररिज्म, उस सब पे जो वो देश है वो मिलकर काम कर सकते हैं। और रीजनल इंटीग्रेशन कंट्रीज के बीच में टूरिज्म, एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल रिलेशंस को बढ़ाता है। सो ओवरऑल रीजनल इंटीग्रेशन गाइस एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर द फॉर अचीविंग शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप बताओगे कि रीजनल इंटीग्रेशन एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करता है, इंडिविजुअली ये प्रमोट भी करता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस को, ग्रोथ को, पीस, सिक्योरिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। और ये केवल एक इकोनॉमिक अरेंजमेंट नहीं है बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी और इंक्लूसिव डेवलपमेंट देखने के लिए मिलती है। तो क्षेत्रीय एकीकरण केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है बल्कि दीर्घकालीन स्थिरता, समृद्धि और समावेशी जो विकास है उसका एक प्रभावी माध्यम है। सो गाइज यहाँ पे अब हमारा ये दो वीडियोस आप इतने देख लेना, फिर उसके बाद में मैराथन क्लास लेकर आऊंगी हमारे लाइव चैनल पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो दैट जब भी मैराथन क्लास आएगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा, और आप उस क्लास के अंदर से अराउंड 15 से 20 क्वेश्चंस मैं वहाँ पे आपको रिवाइज करवाऊंगी। टिल देन आप मेरी ओल्डर प्लेलिस्ट को देख सकते हो और फाइनल रिवीजन के लिए मैराथन क्लास को देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना।